Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn Physics with R.K. Tomar. In the previous video, we covered magnetic flux, Faraday's laws and Lenz rule. और उसका थ्योरेटिकली हमने सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया था और फिर कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल भी किए थे. आज की वीडियो में हम थोड़े न्यूमेरिकल और करेंगे, थोड़े हाई लेवल के. सिर्फ 4 ही है, ज्यादा नहीं है. तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चारों के चारों न्यूमेरिकल को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा. नहीं समझ में आता है, कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा. तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास, न्यूमेरिकल्स ऑन Faraday's law. So this is our first numerical. The magnetic field through a loop of area of cross section 1 meter square and of 1 ohm resistance changes with time as shown. ये ग्राफ दिया हुआ है हमें. Magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. ये भी कंडीशन हमें दे दी गई है. Now we have to plot a graph showing the variation of induced current with time. तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला निकालना है कि आखिर करंट निकलेगा ही कैसे इसमें. तो बेसिक से शुरू करते हैं. तो देखो ईएमएफ का फॉर्मूला ये हमें पता है, वो होता है डी फाई बाई डी टी. और फाई क्या होता है? बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा. अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? अब देखो बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ था परपेंडिकुलर, वो थीटा 90 सोच लेते हैं, पर ये वो 90 नहीं है. थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप. इसलिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री. क्लियर हुआ? तो इसलिए अब हमारा जो फाई है उसकी जगह मैं सिर्फ लिख सकता हूं बी इंटू ए. क्वेश्चन में मुझे पता है कि देखो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है, जबकि एरिया कांस्टेंट है, इसलिए मैं एरिया को बाहर ले सकता हूं और ये फॉर्मूला रह जाएगा एरिया इंटू डीबी बाय डी टी. क्लियर है? यहां तक ये अभी हुआ ईएमएफ. हमें निकालना है करंट. तो करंट का फॉर्मूला ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, वो था ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. अब आप इसकी वैल्यू यहां पे डाल दीजिए तो ये बन जाएगा मेरा एक फॉर्मूला ए अपॉन आर इंटू डीबी बाय dt. तो ये फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं, अपनी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो यहां पर मैं इसे डिवाइड कर लेता हूं. ये हो जाएगा O A B और C. तो O टू A की बात करते हैं. तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, आपको स्लोप निकालना है. तो स्लोप हम जब निकालेंगे तो यहां पर dB बाय dt आपके पास आ जाएगा. ये कब से कब तक चल रहा है? O टू A का. और वो स्लोप आ जाएगा देखो y2 माइनस y1 यानी कि 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 2. तो ये रहेगा सिर्फ 1/2 टेस्ला पर सेकेंड. ये वैल्यू सब यहां पे डाल दीजिए इस फॉर्मूले में. तो I की वैल्यू आ रही है एरिया विच इज गिवन 1 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस विच इज ऑल्सो गिवन 1 ओम एंड नाउ dB बाई dt इज 0.5. तो आपका आंसर आ गया है 0.5 एम्पियर. डन. अब इस तरीके से चलते A टू B. तो dB बाई dt अगर आप A टू B में निकालते हैं तो आपको तो दिख रहा है कि वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसलिए स्लोप कितना हो जाएगा? 0. और ये तो हमें कॉन्सेप्ट में भी पता है कि इंड्यूस्ड करंट सिर्फ तभी आता है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो. पर यहाँ पर तो एरिया भी सेम है और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी सेम हो गया है, तो इसलिए आपका ईएमएफ आएगा ही नहीं. जब ईएमएफ नहीं आएगा तो करंट भी 0 हो गया है. तो कॉन्सेप्ट भी देखो साथ साथ चल रहा है, थ्योरेटिकली जो था, और न्यूमेरिकल फॉर्मूला वाइज भी साथ साथ चल रहा है. लास्ट पार्ट में कर लेते हैं. अब आप निकालेंगे dB बाई dt फॉर B टू C पार्ट में. अब B टू C पार्ट में जब आप निकालेंगे तो वो देखिए इसका नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बनेगा -0.5 टेस्ला पर सेकेंड. फिर दोबारा यहां पे वैल्यू डालेंगे और उसका I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -0.5 एम्पियर. तो हमने हर इंटरवल की कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू निकाल ली है. अब इसमें एक ट्रिक है. वो ट्रिक देखो मैं इस ग्राफ को प्लॉट करते टाइम बताता हूं. ये हमने लगा लिया है I, ये है T का इंटरवल वही है 2, 4, 6 और करंट की मैक्सिमम वैल्यू जा रही थी 0.5 और मिनिमम जा रही है -0.5. थ्योरी में हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, लेकिन लेंज रूल ने भी कुछ कहा था कि E is equal to minus d phi by dt होता है. माइनस साइन का मतलब that the polarity of induced current is such that it always opposes the cause. तो वो वाला भी हमें माइंड में यहाँ पे रखना है. तो यहाँ पे स्लोप देखो पॉजिटिव ही आया था, है ना, लेकिन अब आपका जो स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन फॉर्मूला जो है E is equal to minus d phi by dt होता है, इसलिए आपका करंट यहाँ पे दिख पॉजिटिव रहा है, लेकिन वो जो प्लॉट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट होने वाला है, इसलिए ये माइनस में जाएगा. और ये डॉटेड लाइन से आप एक्सप्रेस कर लीजिए. उसके बाद 2 to 4 यहां तो कोई करंट ही नहीं था. फिर 4 to 6 की बात कर लेते हैं. देखिए यहां पे स्लोप नेगेटिव है,
इसलिए आपको जो करंट हो जाएगा उसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाऊंगा, यानी कि अबव एक्स एक्सिस दिखा रहा हूं। तो ये यहां पर हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो ये आपका वेरिएशन ऑफ इंड्यूस करंट हो गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हुआ ना? अगर देखो फिर भी कंफ्यूजन है, मैं आपको दोबारा बताता हूं। ई का फॉर्मूला जो मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट यूज किया है वो है माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस साइन। तो स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो फॉर्मूले में नेगेटिव की वजह से ईएमएफ और करंट नेगेटिव ड्रॉ किया मैंने। स्लोप नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए आपका ईएमएफ और करंट दोनों पॉजिटिव ड्रॉ होंगे। जान, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में डालना मत, अभी हमारा सेकंड न्यूमेरिकल आ गया। कॉन्सेप्ट वैसे रहने वाला है, लेकिन देखो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। A conducting loop is placed in a uniform transverse magnetic field of 10 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है 10 टेस्ला। रेडियस ऑफ द लूप begins to shrink at a constant rate of 1 millimeter per second, यानी कि इसको हम डेटा के हिसाब से लिखें तो हो जाएगा dr by dt 1 millimeter per second. Now we have to determine the induced EMF in the loop at an instant when radius is 7 centimeter, यानी कि at r is equal to 7 centimeter पे आपको EMF की वैल्यू बतानी है। अगेन बेसिक वैसा ही शुरू होगा। देखो तो E का फॉर्मूला होता है डी फाइव बाई डी टी। फाइव की जगह हम लिखेंगे B इंटू ए। अब इसमें देखना है कि वेरिएबल कौन सा और कांस्टेंट क्या चीज है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट चीज है, वो बाहर चला जाएगा। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। आर आपका वेरिएबल है इसलिए वो अंदर रह जाएगा। तो अब देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ये बी डी बाई डी टी। एरिया की जगह मैं लिख दिया पाई आर स्क्वायर। पाई बीइंग कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, तो ईएमएफ का फॉर्मूला बन रहा है पाई बी डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये तो देखो आप 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, तो इसको डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो बन जाएगा 2r, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। 2r बाहर आ गया है पाई बी और अंदर रह जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर। समझ में आया कुछ? तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब आपने सिर्फ इसमें वैल्यू डालनी है और सारा आंसर आपका आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2r की जगह हम 7 डाल लेते हैं, 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 10 का -2 हो जाएगा। फिर पाई की जगह हम लिख लेते हैं 22/7। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 10 है, और dr बाई dt वो ये चीज है 1 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी कि बन जाएगा 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड। ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। बस अब तो सिर्फ सॉल्व करना रह गया है। कैलकुलेशन आपको आती है, ये बन जाएगा 22 इंटू 2 44। 10 की पावर कलेक्ट कीजिए, ये होगी -2 -3 -5, ये हुआ -4। साइंटिफिक नोटेशन में छोड़ेंगे तो ये बनेगा 4.4 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना? तो इसमें एक ये नया कॉन्सेप्ट लगा था कि डिफरेंशिएशन भी यूज कर ली हमने। डन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 100 टर्न्स and carries a current of 10 ampere. On switching off, the current decreases to 0 in 0.1 second. Now we have to determine again induced EMF. तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा कि EMF का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी विद नेगेटिव साइन। आप चाहे तो मॉड लगा के भी शुरू कर सकते हैं। फाइनल आंसर EMF को पॉजिटिव ही निकालना है हमें, या फिर ऐसे भी शुरू कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला देखो आपका बन जाएगा -φ2 -φ1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब φ2 की वैल्यू निकालते हैं, तो φ2 आपका हो जाएगा NBAA। बी का फॉर्मूला ये हमने पहले ही चैप्टर में डिराइव भी कर रखा है, वो आया था हमारा μ0NI, और ये हो जाएगा इनटू A। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइनली आपका करंट इज रिड्यूसिंग टू 0, इसलिए I की वैल्यू तो 0 होनी है, इसलिए φ2 की वैल्यू अल्टीमेटली 0 हो जाएगी। फिर निकालना है सेम कॉन्सेप्ट यूज करके φ1, वो हो जाएगा NBA। अब यहां पर N की वैल्यू वो क्वेश्चन से लिखिए, वो है 100। बी की वैल्यू चलिए अभी आप ऐसे लिख लीजिए μ0NI इंटू A। अब ये n बच्चों ध्यान रखना है, ये n 100 नहीं है। ये जो हमने डिराइव किया था ये n है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए इस फॉर्मूले को पहले मैं ऐसे ही लिख लेता हूं। तो ये बन गया आपका 100 इंटू μ0 कैपिटल NI डिवाइडेड बाय L इंटू A। ठीक है ना? अब डेटा डाल देते हैं यहाँ पे सारा, तो बन जाएगा फिर 100 μ0 की जगह आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। फिर कैपिटल N की जगह 100। I की वैल्यू आपकी आ रही थी 10 एम्पियर। एरिया आपके पास है 56
इंटू 10⁻⁻⁴, और लेंथ है आपके पास 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻²। अब इसे सिर्फ आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद 704 इंटू 10⁻⁻⁶, जिसे आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 7.04 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है ना, जिसे आप वेबर भी लिख सकते हैं या टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, चॉइस इज योर्स। तो ये हमारा 5-1 आ गया। अब सिर्फ आपने यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। तो आपका ईएमएफ भी आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे आप वैल्यू डालेंगे तो न्यूमरेटर में रह जाएगा 7.04 10⁻⁻⁴, और टाइम था हमारे पास 0.1 सेकेंड, तो ये बन जाएगा मेरे पास 7.04 10⁻³ वोल्ट, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7.04 मिली वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। पर आप भी जरूर कीजिएगा इन न्यूमेरिकल्स को मेरे साथ साथ। हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन में कोई एरर हो, तो आप प्लीज मेरी हेल्प जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि इसमें कुछ अगर एरर है तो करेक्ट आंसर आप दें, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन का, ये रहा हमारी आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल। ये भी देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें भी एक नई ट्रिक लगेगी। द एरिया ऑफ अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस कॉइल इज इंसर्टेड इन 1 सेकेंड in magnetic field of 10 Weber per meter square such that its plane is perpendicular to the magnetic field। तो बताइए जल्दी से, अगर मैं यूज करता हूं phi = BA cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। लिखा परपेंडिकुलर जाता है, पर वो जो थीटा जो हम यूज करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको याद रहा ही होगा अभी तक, क्योंकि हमने यही वाला फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल में भी यूज किया था, तो भूलिएगा नहीं इसे। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन टोटल चार्ज व्हिच इज पासिंग थ्रू द वायर इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 10 ओम। अब इसमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज का फॉर्मूला तो हमें पता है, वो सिर्फ कि वो I × T होता है। अब I निकालना है, I भी हमें नहीं पता, तो I का फॉर्मूला होता है E/R, और ये T एज इट इज हो गया, और मुझे तो E भी नहीं पता, तो E क्या होता है dφ/dt। अगर मैं मॉड लगा दूं तो नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, पर मुझे तो अभी फाई भी नहीं पता है, तो ये कैसे निकलेगा d/dt फाई की जगह हो जाएगा NBA cos 0 डिग्री, ठीक है ना। तो मेरे पास बन गया है NBA, और इस d/dt में आप सिर्फ dt को ΔT करके भी लिख सकते हैं, क्लियर हुआ ना। तो अब देखिए, अब ये सारी की सारी ईएमएफ की वैल्यू यहां पे डाल देते हैं, तो मेरा Q का फाइनल फॉर्मूला बन रहा है NBA डिवाइडेड बाय, इस ΔT की जगह मैं सिर्फ टाइम इंटरवल T से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये R एज इट इज है यहां पर, और ये T ये रहा। तो अब देखिए T से T कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास बच रहा है सिर्फ NBA डिवाइडेड बाय R। अब सिर्फ ये फॉर्मूले में मुझे वैल्यू डालनी है, अलग से मुझे ईएमएफ नहीं निकालना था, अलग से मुझे करंट नहीं निकालना था, फिर यहां वैल्यू डालनी थी, नहीं। आप सिर्फ पहले फॉर्मूला ही बना लीजिए, और फाइनल फॉर्मूला जब बन जाएगा उसमें सिर्फ वैल्यू डालनी है। और अब जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। तो n की वैल्यू हो जाएगी 100, मैग्नेटिक फील्ड था हमारे पास 10, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारा 16 × 10⁻⁴, और रेजिस्टेंस है हमारी 10। तो सॉल्व करने के बाद ये मेरा आ रहा है 16 × 10⁻², यानी कि 1.6 10⁻⁻1। तो इतना कूलम ऑफ चार्ज आपके पास है, इसे आप सिंपल 0.16 कूलम भी लिख सकते हैं। डन, आपका भी यही आया होगा। तो इस तरीके से आपके कुछ मैंने डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स कराए हैं आज, ईएमएफ, करंट और चार्ज निकालने के लिए। और आपने देखा होगा कि ट्रिक थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो सब सेम ही थे। तो आई होप आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप अप्लाइंग फिजिक्स इन योर डेली लाइफ। जय हिंद, जय भारत।